हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 19 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से निपट जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की 12 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और उससे भी पहले मैं आपको CGL 2019, CGL 2020, CPO 2019, CPO 2020 के क्वेश्चंस भी मैथ्स के करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और जो भी चैप्टर मैंने कराए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से हमें नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है, वो सारी चीज़ हम लोग टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर शेयर करते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और इस पर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन और अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी किसी को कभी भी डाउट आए तो वो पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ tan 63 माइनस थीटा माइनस कॉट 27 प्लस थीटा। देखो, पहली चीज तो ये कि आपने देखा ऑप्शन जो है ना इंडिपेंडेंट है थीटा से, मतलब ऑप्शन में कहीं भी थीटा अवेलेबल नहीं है। तो आपने देखा कि यार थीटा जब ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं थीटा को 0 डिग्री मान लेता हूं। आपने देखा कि जब आपने थीटा को 0 बोल दिया, तो आपने देखा tan 63 माइनस कॉट 27 डिग्री बचा, ठीक है। और इधर आपने देखा कि यार लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री, और अगर मैं tan को कॉट में चेंज करूंगा तो आपको पता है tan थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70 डिग्री। फिर आपने देखा नीचे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर 37 डिग्री, और आपको पता है कॉट थीटा जो होता है वो tan 90 माइनस थीटा होता है। तो tan स्क्वायर 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो आपने देखा कि यार tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, मतलब tan 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 63 डिग्री। tan 63 से tan 63 गया। फिर आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 0 प्लस 1 बाई 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c वेयर abc आर कोशेंट्स कॉन्स्टेंट्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। a जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बचेगा, ठीक है। तो आपको बोला 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू बताएं। आपको पता है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा और बीटा जो है ना वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपने देखा अल्फा प्लस बीटा क्या शो कर रहा है आपको? सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आपको क्या शो कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। आपने देखा माइनस ऑफ माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि बी जो है वो पहले ही माइनस है। तो आप माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए कर दो। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए। तो आपने देखा बी बाई ए, सी बाई ए, तो बी बाई सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हो और क्वेश्चन को आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा क्या? आपने देखा एवरेज स्कोर जो है 20 मैचेस का वो कितना है? 52 रन। तो आपने देखा कि टोटल रन कितने हो जाएंगे? आपने देखा कि टोटल जो रन होंगे वो 1040 रन हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि अगर उसका हाईएस्ट स्कोर और उसका लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस इतना है, मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है उसका और लोएस्ट स्कोर जो है उसका, उन दोनों का डिफरेंस आपस में 120 रन का है। और फिर वो एक बात बोलता है क्या, कि अगर इन दोनों इनिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब हाईएस्ट जिसमें उसने स्कोर किया और जिस इनिंग में उसने लोएस्ट स्कोर किया, उन दोनों इनिंग को अगर एक्सक्लूड कर दिया, तो रिमेनिंग 18 मैचेस का जो एवरेज होगा वो कितना होगा आपके पास? 50 रन। तो आपने देखा कि रिमेनिंग 18 मैचेस का
एवरेज जो है वो कितना है 50 रन, तो टोटल रन्स कितने हो गए 18 मैचेस में, आपने देखा 900। अब आपने क्या करा, आपने देखा कि यार 50 इंटू 52 कितना 1040, 18 इंटू 50 कितना 900। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको पता चल गया कि ये 19th मैच और 20th मैच का सम है। 19th मैच वो मान लो जो हाईएस्ट स्कोर है, और 20th मैच वो आ जाएगा जो लोएस्ट। लोएस्ट कितना है 120 कम है इससे, तो आपने देखा 1040 नहीं सॉरी 140 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपने देखा 2x की वैल्यू कितनी हो गई 260, x की वैल्यू कितनी आ गई 130। मतलब आपने हाईएस्ट स्कोर जो माना था x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, और आपसे पूछा भी हाईएस्ट स्कोर ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130। ठीक है, और अगर आप ट्रिक से देखते तो आप देखते क्या कि 20 मैचेस का एवरेज कितना है 52, और जब हाईएस्ट स्कोर जिस इनिंग में उसने स्कोर किया और लोएस्ट स्कोर जिस इनिंग में उसने स्कोर किया, अगर उन दोनों को निकाल दें, उन दोनों इनिंग को निकाल दें, तो बचे हुए 18 मैचेस का जो एवरेज है वो कितना है 50 रन। आपने देखा कि 19वें और 20वें मैच का जोड़, मतलब 19वें और 20वें इनिंग का कह लो, 19वें और 20वें इनिंग का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा। आपने देखा कि ये 19वां और 20वां जो इनिंग है ये इस 20 इनिंग के अंदर है, तो आपने देखा 20 इनिंग का एवरेज कितना 52, तो 19वें और 20वें का सम कितना होगा 52 इंटू 2 तो होगा ही होगा। और फिर आपने देखा कि जब इसमें से 20 में से हमने 19वां और 20वां इनिंग एक्सक्लूड कर दिया और 18 इनिंग रह गए, तो एवरेज कितना घट गया, आपने देखा 2 एवरेज घट गया। कितने बंदों का 2 एवरेज घटा है 18 बंदों का नहीं सॉरी, कितने इनिंग का एवरेज घटा है 2, 18 इनिंग का, तो टोटल कितना घटा 18 इंटू 2 36, मतलब ये 36 इन दोनों के पास था। ठीक है, मतलब ये 18 इंटू 2 19वें और 20वें इनिंग का ही पार्ट था, जो कि हमने 18 इनिंग्स को दे रखा था ताकि उनका एवरेज जो है 50 से 52 हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से 104 प्लस 36, तो यहाँ से भी आपका 140 आ जाता जो यहाँ से आया। ठीक है, इतना सॉल्व करके क्वेश्चन में बोला है ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो आपने देखा टोटल टाइम दे रखा है ए और बी का, टोटल वर्क निकाल लो। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको पता है 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। फिर आपने वनडे वर्क निकाल लिया। आपने देखा वनडे वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम 36/18 किया, 2 आ गया 36/12 किया, 3 आ गया आपके पास। क्वेश्चन में बोला है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। आपने देखा कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे। आपने देखा कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, आपने देखा साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे। ठीक है, तो एक दिन में अगर 5 काम कर देंगे तो 6 दिन में कितना काम कर देगा। आपने देखा कि यार एक दिन का काम अगर दोनों साथ में मिलकर 5 करते हैं तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। काम कितना बचा 6। अब ए चला गया, अब ए चला गया तो रह कौन गया बी। क्वेश्चन में बोला है इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द टास्क। क्वेश्चन में बोला है आपको कि कितने दिन में बी जो है काम को खत्म कर देगा। तो आपने देखा 6 काम बचा है और एक दिन में बी कितना काम करता है 3, तो 6 काम कितने दिन में वो कर देगा। आपने देखा कि जो वर्क है उसको मैंने वनडे वर्क से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास टोटल टाइम आ गया कि 6 काम को अगर बी करेगा तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 काम को कितने दिन में कर देगा। आपने देखा 6 काम को वो 2 दिन में कर देगा। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा और तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने देखा क्या कि ए जो है ना किसी काम को कंप्लीट कर देता है 18 दिन में और बी जो है उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। आपको बोला गया दोनों ने 6 दिन काम किया। आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया दोनों ने 6 दिन काम किया। आपने देखा ए जो है ना पूरा काम 18 दिन में करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा। आपने देखा 6 दिन में वो 1/3 काम कर देगा। ऐसे ही आपने देखा कि बी जो है पूरा काम 12 दिन में करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा। आपने देखा आधा काम कर देगा। टोटल काम अगर फ्रैक्शन के हिसाब से बात करूं तो टोटल काम कितना होता है 1 में से आधा काम भी हो गया और 1/3 काम भी हो गया। तो आपने देखा काम बचा कितना। आपने देखा नीचे एलसीएम 6, 2 और 3, 6 और 3 और 2 माइनस कर दो, तो आपने देखा 1/6 काम बचा। 1/6 अब आपके पास काम बचा है और काम करना किसको है, बी को। बी जो है एक काम को, मतलब पूरे काम को जो बी था वो कितने दिन में करता था 12 दिन में, और फ्रैक्शन के हिसाब से पूरा कितना होता है 1। तो आपने देखा 1/6 काम को कितने दिन में कर देगा। आपने देखा 1/6 इंटू 12, तो आप देखोगे कि 2 दिन में वो काम कर देगा। दोनों तरीके हैं, किसी भी से भी कर सकता है। क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ABC है, इसमें क्या है AD जो है
और बीई जो है और सीएफ जो है वो मीडियंस है, ठीक है। और जी जो है वो सेंट्रोइड है, जहां पे तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, और जी पॉइंट दे दिया कि जी जो है सेंट्रोइड है। क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीजीसी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसका एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीएफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीएफ का जोड़ बताएं। आपको पता है कि ये जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से जो 6 ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल ये कौन सी, एजीएफ, बीजीएफ, बीजीडी, सीजीडी, सीईजी, एईजी, ये 6 ट्रायंगल जो आपके पास बनी है, इन 6 की 6 ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। आपने देखा कि 6 की 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, तो आपने मान लिया सबका एरिया जो है एक 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 है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा कि आपको सी डी जी ट्रायंगल का आपको एरिया दिया हुआ है कितना, 20। तो आपने देखा एक की वैल्यू 20 है। आपको पूछा गया है कि एजीएफ का एरिया कितना, 1, और बीजीएफ का एरिया कितना, 1, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 1 की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर है और क्यू जो है वो राइट एंगल है, मतलब क्यू जो है 90 डिग्री एंगल है। क्वेश्चन में बोला है ई जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का, ई जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का, और पी आर का मिड पॉइंट जो है वो है एफ, ठीक है। और आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ, तो आपने देखा ई और एफ को ज्वाइन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ई एफ का एरिया जो है वो रेशियो कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आपने देखा पहली बात तो कि 2 ट्रायंगल है, कौन कौन सी, ट्रायंगल आर ई एफ और ट्रायंगल आर क्यू पी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि आर जो एंगल है वो तो कॉमन है, और एंगल आर ई एफ जो है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, क्यों, आपको पता है ये वाला भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो कि EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी PQ के। अगर EF पैरेलल हो जाएगी PQ के तो आपको पता है एंगल PQR की वैल्यू जो है एंगल FER के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो आपने देखा तीनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब एंगल R कॉमन, एंगल FER जो है वो एंगल PQR के इक्वल है, और एंगल EFR जो है वो QPR के इक्वल है, ठीक है। तो आपने देखा तीनों एंगल सिमिलर है अगर, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। तो आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल REF और एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP जो है वो आप देखोगे RF बाय RP का स्क्वायर हो जाएगा। और आपने देखा F जो है वो मिड पॉइंट है, F जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब आप लोग एक बात समझे यहाँ पे क्या, कि अगर F मिड पॉइंट है तो RP की वैल्यू जो है वो 2RF के इक्वल हो जाएगी। तो आपने देखा RF से RF गया तो आपने देखा कि 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल REF जो होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। मतलब पूरी ट्रायंगल अगर 4 है, अगर ट्रायंगल PQR का एरिया अगर 4 है तो एंगल, मतलब अगर ट्रायंगल PQR का एरिया 4 है तो ट्रायंगल REF का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है जिसमें से REF का एरिया 1 है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो आपको बोला है क्या कि PQEF जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो। तो आपने देखा कि PQR तो है 4 और PQR में से अगर मैं REF घटा दूं तो आप देखोगे 3 एरिया हो जाएगा। तो 3/4 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, जो आपको रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है उसकी। क्वेश्चन में बोला वायर जो है वो सर्कल की शेप में है, ठीक है। तो आपने देखा ये जो वायर है ये जो वायर है ये सर्कल की शेप में बनी हुई है, इसकी रेडियस आपको दे दी कितनी, 28 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि इसको बेंट कर दिया गया स्क्वायर की फॉर्म में। बोला व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरियाज, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, मतलब अगर वो सर्कल की शेप में है तो उसका एरिया कितना, वो स्क्वायर की शेप में है तो उसका एरिया कितना, और दोनों के एरिया का डिफरेंस आपसे पूछा है। पहली बात तो आपने एक चीज देखी क्या, कि वायर की लेंथ क्या होगी। आपने देखा वायर की जो लेंथ होगी ना वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि आप मान लो कि चलो यहाँ से वायर स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई, तो आपको वायर ऑफ लेंथ जो है
मतलब लेंथ ऑफ वायर जो है वो आप कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ वायर जो है वो आप कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का निकाल के, मतलब जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो आपने देखा यार सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, आपने देखा 2 पाई आर, रेडियस कितनी 28। फिर आप एक चीज देखते हो क्या कि अगर मैं बोलूं कि वायर की लेंथ यहीं से शुरू हो रही है और वापस आके यहीं पे खत्म हो रही है, तो आप बोलोगे कि स्क्वायर वाले केस में भी क्या होगा, स्क्वायर वाले केस में भी यही होगा कि जो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। मतलब जो लेंथ यहीं से शुरू हुई और यहीं पे आके खत्म हो गई, तो आप बोल सकते हो क्या कि लेंथ ऑफ वायर की जो वैल्यू होगी वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगी। तो आपको पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो पैरामीटर कितना होगा 4a। तो आपने यहाँ से देखा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, तो आपने यहाँ से देखा 4 से 4 गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 44। आपने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो आपने देखा साइड कितनी 44 का स्क्वायर जो आपके पास आने वाला है वो कितना आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर आपने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा 22/7 इंटू 28 तो आपने देखा ये गया 4 पे 88 इंटू 28 कितना हो जाएगा 2464। तो आपने देखा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछा दोनों के एरिया का डिफरेंस, तो दोनों के एरिया का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोला मार्क प्राइस दे दिया, आपको बोला है कि शर्ट जो है वो इतने में बिकी। ठीक है, पहला डिस्काउंट दे दिया, आपको बोला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इतने में बिकी। पहला डिस्काउंट दिया, आपको बोला सेकंड डिस्काउंट रेट बताएं। आपने देखा मार्क प्राइस कितना 1800। ठीक है, आपने देखा मार्क प्राइस कितना 1800। आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना, आपने देखा सेलिंग प्राइस जो है वो आपको 1200 दिया है। ठीक है, तो आपने देखा डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ भाई 600 रुपए का। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं, तो बोलेंगे क्या डिस्काउंट हुआ 600 रुपए का, क्योंकि 1800 रुपए एमआरपी था, उसको जब बेचा गया तो वो बिकी कितने की 1200 की। तो आपने देखा 600 रुपए का डिस्काउंट आया। डिस्काउंट निकालते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। तो आपने देखा ये 3 पे गया, तो 100/3 कितना होता है 33:1/3 इज द सक्सेसिव डिस्काउंट। अब ये जो आया आपके पास डिस्काउंट आ गया। ठीक है, आपके पास डिस्काउंट आ गया कि यार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो उसको एक प्रॉपर डिस्काउंट मिला है, मतलब 1800 की शर्ट जो एमआरपी 1800 था, अगर वो बिकी 1200 में, तो टोटल जो भी डिस्काउंट मिला, चाहे वो 1 डिस्काउंट था, चाहे 2 था, चाहे 3 था, जितने भी डिस्काउंट थे, उसको जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला, 33:1/3% उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। ठीक है, पहला डिस्काउंट ये और दूसरा डिस्काउंट निकालना है ये, और सक्सेसिव डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 33:1/3। तो आपने देखा यहाँ पे कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है अगर एक बार x% डिस्काउंट मिला, दूसरी बार y% डिस्काउंट मिला, तो फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। तो आपने देखा पहले डिस्काउंट मतलब x की वैल्यू कितनी 12, y की आपको निकालनी है, और आपको पता है क्या कि सक्सेसिव डिस्काउंट है कितना 33:1/3। तो आपने देखा 33:1/3 में से अगर मैं 12 निकाल दूं, तो आपको पता है 33:1/3 को मैं 33 + 1/3 लिख सकता हूँ -12। और यहाँ पे आपने देखा कि 100y - 12y आएगा, यहाँ पे y कर लेना 2200। तो आपने देखा 33 में से 12 गए तो 21:1/3, और यहाँ पे कितना हो गया 88y 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 21 तो ये आ गया कितना 64/3। ठीक है, तो आप देखोगे ये 8 पे जा रहा है 11, और ये 8 पे। तो आपने देखा y की जो वैल्यू है वो 800/33 आई है। 800/33 मैंने 24.24%। तो जो दूसरा डिस्काउंट हुआ था वो 24.24% हुआ था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी नंबर बिटवीन 800 से 2000 जो कि डिविजिबल होंगे किससे 13 से। पहली बात तो आपने देखा कि पहला नंबर है 800 और दूसरा नंबर है, मतलब जो लास्ट नंबर है वो कितना है 2000। अब इन दोनों के बीच में जो 13 के डिविजिबल है नंबर, उनकी संख्या बतानी है कितने नंबर है जो 800 से 1000 के बीच में 13 के मल्टीपल है। ठीक है, या 13 से जो कटते हैं। पहली बात तो आपने देखा कि 13 छिक कितना होता है, 13 छिक 78 होता है, मतलब 780
800 से पहला एक ऐसा नंबर है जो कि 13 पे जाएगा। फिर आपने देखा कि अगर इसमें मैं 13 ऐड कर दूं तो आप देखोगे 793, और अगर मैं देखूं कि इसमें फिर 13 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे क्या 806। मतलब 806 पहला ऐसा नंबर है 800 से 2000 के बीच में जो 13 पे जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि यार 2000 से नीचे वाला नंबर कौन सा होगा जो 13 पे जाएगा। तो आपने देखा कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे 13 से डिवाइड करता हूँ। तो आपने देखा कि यार 13 पे यहाँ पे आ गया 60 70, तो आपने देखा 13 पंजे 65, और फिर आपने देखा 50, तो ये 39 मतलब 11। तो अगर मैं 13 को 2000 पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 11। मतलब अगर मैं 2000 में से 11 घटा दूं तो आप देखोगे 1989 वैल्यू आएगी। 1989 एक ऐसा नंबर है जो 13 पे जाएगा, और 13 के बाद मतलब और 1989 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है 2000 से पहले जो 13 पे डिविजिबल होगा। तो लास्ट नंबर बिटवीन 800 टू 2000 1989 नंबर ऐसा है जो सिर्फ 13 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है 2000 से पहले जो 13 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि ये एपी बन गई, जिसका डिफरेंस कितना है, आपने देखा इसका डिफरेंस 13 का है, और ये एपी बन गई। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। आपने देखा लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। आपको पता है एपी में फॉर्मूला होता है क्या, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस n-1d कर देते हैं। आपने देखा लास्ट टर्म है क्या 1989, आपने देखा फर्स्ट टर्म क्या है 806। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, डिफरेंस पता है आपको कितने कितने का है, आपको पता है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको पता है +13 होता चला जाएगा, तो 13 का डिफरेंस आ जाएगा। आपने देखा 1989 में से अगर मैं घटाऊं किसको 806 को, तो आप लोग देखोगे कि कितना आ जाएगा। आपने देखा कि 1183 आ जाएगा। ठीक है, और n-1 और 13 इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड कर दो, तो आपने देखा कि 13 7 91, 13 8 और 13 117, तो 9 और 91, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 91। n क्या होगा 91 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 92। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है x-1/x की वैल्यू आपको 8 दिया, आपको बोला है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताओ। पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा x² प्लस 1/x²। आप x-1/x इक्वल टू 8 दोनों साइड आप क्या करो स्क्वायर कर दो। तो आपने देखा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू कितना होगा 64। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 66। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, क्या आप कह सकते थे कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा a² प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 2 ही हुआ 64 प्लस 2 कितना हुआ 66। ठीक है, अब आपने देखा कि यार इसका दोबारा अगर मैं स्क्वायर करूं तो आप देखोगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 66 का स्क्वायर। अब 66 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4356, इसमें से 2 निकाल दूंगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन देयर यूनिट डिजिट। मतलब यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। तो आपने देखा 101 से पहले अगर मैं 200 की बात करूं तो आप देखोगे क्या 101 से अगर मैं 200 के बीच की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे 109 119। मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना आप यूनिट डिजिट जो है 9 है। तो आपने देखा 129 139 149 159 169 179 189, ठीक है, और 199। तो आपने देखा क्या कि नंबर कितने हो गए 101 से 200 के बीच में जो 9 यूनिट डिजिट रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा 10 नंबर है। मतलब आप एक बात बोल सकते हो क्या, पहली बात तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी क्या 1000 से मतलब 101 से 1000 के बीच में कितने नंबर है आपने देखा लगभग 900 नंबर है। तो आपने देखा 101 से 200 के बीच में 10 नंबर है। मतलब मैं ये बात बोल रहा हूँ क्या कि 101 से 200 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं, आपने देखा 101 से 200 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं 100 में से 10 नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट जो है 9 है। तो आपने देखा 101 से 1000 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं 900। तो 900 में से कितने नंबर ऐसे होंगे, आपने देखा यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई। तो आप एक बात बोल सकते हो क्या कि 900 में से 90 नंबर ऐसे होंगे जिनका जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा 9, क्योंकि
100 नंबर, जो 101 से 200 के बीच में जो 100 नंबर है, उनमें से 10 नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 9। तो 10 नंबर यूनिट डिजिट 9 रख रहे हैं 100 नंबर में से, तो 900 नंबर में से कितने रख रहे होंगे, 90 नंबर। आपको पूछा इनकी परसेंटेज बताओ, तो आपने देखा परसेंटेज निकालने के लिए आपने देखा नंबर कितने हैं जिनका यूनिट डिजिट 9 है, 90। टोटल नंबर कितने हैं 101 से 1000 के बीच में, 900 इंटू 100%, तो आपने देखा ये गया 10 पे और 10% नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है तो ब्रेड्थ जो है ना रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 2/3 है किसके, लेंथ के। तो आपने देखा एरिया आपको दे दिया, कितना एरिया बोला है आपको 864। आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने देखा लेंथ को अगर मैं एल ही मान लूँ तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, अगर मैं लेंथ को एल ही मान लूँ तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 2/3L, और यहाँ पे वैल्यू कितनी 864। आपने जब इसको काटा तो 432 आ गया, और 432 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आप बोलोगे क्या कि सर 1296 आ गया। अब 1296 का जो अंडर रूट होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 36। तो आपने देखा लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो 36 मीटर आ गई। लेंथ अगर 36 मीटर है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, आपने देखा ब्रेड्थ जो है वो कितनी हो जाएगी 24 मीटर। आपको बोला है क्या, आपको बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताएं। फेंसिंग मतलब आपको पता है कि जो इसकी चार दीवारी होगी ना इस पे फेंस लगाना है। फेंस मतलब एक ऐसी चीज जो कि किसी को इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर बढ़ने से रोकेगा। वो जो आप देखते हो ना, वो जैसे बॉर्डर पे फेंसिंग वगैरह होती है, वो चुभने वगैरह वाली वो वायर सी होती है जो लगा देते हैं ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। तो आपने देखा कि फेंसिंग होगी किस पे, फेंसिंग होगी चार दीवारी पे। चार दीवारी मतलब इसकी चारों साइड, इसकी चारों साइड मतलब पैरामीटर पे। तो आपने देखा पैरामीटर कितना हो जाएगा, जिसकी लेंथ है 36 और ब्रेड्थ है 24, तो उसका पैरामीटर कितना होगा, आपने देखा कि उसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 मीटर। आपने देखा 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट जो है वो कितनी है 15 रुपए। तो 120 मीटर जो कि पैरामीटर है, मतलब चार दीवारी का, जो चारों दीवारें मतलब जो रेक्टेंगुलर फील्ड की चारों दीवारों का जोड़ है, या फिर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल लो, या फिर चारों जो साइड्स हैं उसकी उसका जोड़ बोल लो कि उसका जोड़ कितना 120 मीटर। तो 120 मीटर को लगाने में, अगर 1 मीटर को लगाने पे 15 रुपए का खर्चा है तो 120 मीटर को लगाने पे कितना रुपए का खर्चा है, 1800। क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग अ मोबाइल फॉर ₹12,000 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम मोबाइल फॉर 9,000। आपको बोला है कितने प्राइस पे बेचे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। देखो आपने देखा कि प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो सेम है, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना हो गया 1:1। आपको मैंने बताया था कि आपको दो सेलिंग प्राइस गिवन है, क्या क्या, एक तो 12,000 सेलिंग प्राइस गिवन है और एक 9,000 सेलिंग प्राइस गिवन है। आप क्या करो, इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देख लो। आपने देखा कि अगर मैंने 12,000 और 9,000 का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस आ कितना गया 3,000 आ गया। अब 3,000 को आप प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में डिवाइड कर दो। आपने देखा लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना है 1:1। तो 3,000 को 1:1 मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। तो आपने देखा यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 1500, यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आ गई 1500 आ गई। अब ये था सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस था, इस पे हो रहा था लॉस और इस वाले पे हो रहा था प्रॉफिट। आपको पता है सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट निकाल दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा कितना आ जाएगा 10,500। और सेम यहाँ पे होगा। आपको पता है सेलिंग प्राइस में अगर मैं जोड़ दूं लॉस तो आप बोलोगे क्या सर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हमेशा यहाँ पे याद रखना ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने देखा 12,000 और 9,000 दो सेलिंग प्राइस है। 12,000 पे बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होगा, अगर 9,000 पे बेचेंगे तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों पे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखा, फिर आपने देखा प्रॉफिट और लॉस सेम है तो 1:1। तो जो डिफरेंस है उसको बराबर बराबर हिस्सों में मतलब प्रॉफिट और लॉस की रेशियो में बांट दिया। आपने देखा प्रॉफिट भी 1500 का, लॉस भी 1500 का, तो सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ूंगा तब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस करूंगा तब जाके हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी 10,500। आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस बताएं, अगर उसको 10,500 जो कि कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% प्रॉफिट कमाना हो, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि 100% खुद की वैल्यू 20% का प्रॉफिट है। 100% खुद की वैल्यू तो 20% का प्रॉफिट मतलब 20% वैल्यू पे ज़्यादा बेचना है। तो 20% वैल्यू ज़्यादा मतलब 120% वैल्यू हो जाएगी। तो 10,500 की
20% 120% वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,600 जो कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और था कॉस्ट प्राइस निकालने का, सिर्फ इसी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में प्रॉफिट की वैल्यू जो है लॉस की वैल्यू के इक्वल है, सिर्फ तभी आप क्या करो, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो, 21,000 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मोबाइल का। ठीक है, सिर्फ ये तभी पॉसिबल है जब प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू इक्वल है, मतलब जितना उसने प्रॉफिट कमाया 12,000 पे, उतना उसने लॉस कमाया कितना 9,000 पे, तभी ये चीज पॉसिबल है क्या कि आप दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के आधा कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक चीज वैल्यू तो मेरे बात ध्यान दें क्या कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो मैंने 12th वीडियो कराई थी, मतलब जो लास्ट वीडियो कराई थी मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें मैंने 90 और 91 क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है ना 4 तरीके से बताया है। ठीक है, तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट को जब खोलेंगे तो आप देखना कि लास्ट वीडियो जो होगी वो होगी ट्रेन की लास्ट वीडियो, पर उस वीडियो में नहीं है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो लास्ट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट में मैंने ट्रेन का चैप्टर भी रखा है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो 12th वीडियो है उसमें 90 और 91 क्वेश्चन जो है वो वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने 4 तरीके से बताया सॉल्व करने के लिए, और अगर आपको टाइमिंग भी पूछनी है तो वो 35 मिनट 12 सेकेंड पे शुरू हो जाएगा 90th क्वेश्चन। ठीक है ना, अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, सबसे इजीएस्ट मेथड जिससे हम सॉल्व करेंगे वो है एलिगेशन। ठीक है, आपने देखा कि आपके पास एक स्पीड गिवन है, आपके पास दूसरी स्पीड गिवन है, और आप एक स्पीड निकाल भी सकते हो। कैसे? आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 1200 किलोमीटर उसने टोटल ट्रेवल किया, टाइम कितना लिया उसने 16 घंटे। तो आप बोलोगे कि सर 75 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, जो कि उसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया पूरे टाइम में, तो उसकी स्पीड कितनी बनी 75 किलोमीटर पर आवर। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि स्पीड जो होती है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, या फिर स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है, तो एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाता हूं तो मेरे पास टाइम का रेशो आएगा, क्योंकि स्पीड के जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आ रहा है, और स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसी चीज के होगा तो रेशियो उसी का आएगा। अगर मैं टाइम पे एलिगेशन लगा दूं तब मेरे पास स्पीड का रेशियो आएगा। ध्यान रखना है वाली चीज। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और ये चीज मैं एलिगेशन में बहुत अच्छे से पहले भी बता चुका हूं आपको। देखो, आपने लिख लिया एक साइड कार, दूसरी साइड ट्रेन, क्योंकि उसने क्या किया, उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया कार में, और कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन में ट्रेवल किया। आपको पूछा है क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बताएं। देखो, आपने देखा कि कार की स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, आपने देखा ट्रेन की स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने देखा कि 1200 किलोमीटर डिस्टेंस जो कि उसने 16 घंटे में ट्रेवल किया। 1200 किलोमीटर में क्या आ गया कि जोन सा डिस्टेंस उसने कार में ट्रेवल किया प्लस जोन सा डिस्टेंस उसने ट्रेन में ट्रेवल किया, तो उसको टोटल मिला के कितना है 1200 किलोमीटर। उसकी जो वैल्यू है, उस पर जो स्पीड हमने निकाली है वो कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि एलिगेशन में जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, क्या एक कंडीशन ये रिक्वायर्ड होती है कि यहाँ पे छोटी वैल्यू होती है, यहाँ पे बीच वाली और यहाँ पे सबसे बड़ी, या फिर यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ पे बीच वाली और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो बीच की वैल्यू लिखी है। ठीक है, आपने देखा ना 3 वैल्यू है 40, 75, 80। ठीक है, तो इनमें से जो बीच वाली वैल्यू है, एक तो सबसे बड़ी है, एक सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, ये बीच वाली वैल्यू आपने देखा, ये तो मैंने बीच में लिख दी और बाकी दोनों को मैंने साइड में लिख लिया। दूसरी चीज क्या कि आपने देखा जब कार पे ट्रेवल कर रहा था तो इतनी स्पीड थी, जब ट्रेन पे ट्रेवल किया इतनी, और जब कार और ट्रेन को मिला के जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो जब दोनों से चला वो तब उसकी स्पीड कितनी बनी 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, 80 में से 75 गया 5, 40 और 75 का गैप कितना 35, तो ये कितना गया 1:7। अब कोई लोग ऐसा ना करें, क्या ध्यान देना ये टाइम का रेशो निकला है, ध्यान देना ये टाइम का रेशो निकला है। आप ऐसा मत करना क्या कि आप मान लो कि यार 1:7 आ गया। अब किसी को पूरी नॉलेज थी नहीं कि भाई टाइम का रेशियो है कि डिस्टेंस का, लोगों ने इसको डिस्टेंस का समझ के सॉल्व कर दिया। अगर इसको आप डिस्टेंस का समझ के सॉल्व कर दोगे रेशियो, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ये सिर्फ टाइम का रेशियो है। आपने देखा टाइम का रेशियो
टाइम जो है उसने 1:7, मतलब टाइम जो उसने कार में ट्रेवल किया वो रेशो 1 है और जो ट्रेन में ट्रेवल किया वो रेशो 7 है। तो आपने देखा टोटल रेशो के हिसाब से कितना आ गया, आपने देखा 1 और 7 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ गया 8। तो कार और ट्रेन टोटल मिला के उसको टाइम कितना लगा 8, और क्वेश्चन में बोला कि उसको कार और ट्रेन टोटल मिला के कितने लगे 16 घंटे। तो एक की वैल्यू 2 घंटे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 घंटे। आपको पता है क्या कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ कार कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम ट्रेवल किया 2 घंटे। तो आपने देखा 80 किलोमीटर जो है वो किस पे ट्रेवल कर रहा है, कार पे। और 80 अगर आप 1200 में से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन से वो कितना ट्रेवल किया 1020 किलोमीटर, ठीक है। या फिर आप 7 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 14 घंटे। और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, 14 घंटे चला तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में अगर वो 80 किलोमीटर चल रहा है तो 14 घंटे में वो कितना चलेगा 1020 किलोमीटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन बोरोड 1200 रुपए एट 8% और 1800 रुपए एट 10% एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। आपने देखा प्रिंसिपल कितना 1200, रेट कितना इतना, टाइम कितना, आपने देखा टाइम तो निकालना है, प्लस फिर 1800 प्रिंसिपल है, 10% रेट है, टाइम कितना t, और टोटल जो इंटरेस्ट आया है इन दोनों प्रिंसिपल से वो कितना है उसका 1380। तो आपने देखा 12 8 96 टी, 180 टी, 18 9 27 आंसर। तो टी की जो वैल्यू है वो 5 साल आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, कर लेना खुद से। अब ये वाला क्वेश्चन आपने देखा कि यार अगर मैं ए को 12.5 मान लूं, बी को अगर मैं 7.5 मान लूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में या फिर मल्टीपल शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 के सारे पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब चाहे CHSL हो, चाहे CP हो, चाहे CGL हो, सारे क्वेश्चन सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा अगर मैं ए को 12.5, बी को 7.5 मान लूँ तो ऊपर लिखा है a³ प्लस b³, नीचे लिखा है a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। तो आपको पता है a³ प्लस b³ क्या होता है a प्लस b। तो ये तो गया, लास्ट में बचा क्या a प्लस b। a की वैल्यू 12.5, b की वैल्यू 7.5, दोनों को जोड़ दूंगा 20 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है बाय एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3, ठीक है। आप ना इसको सॉल्व करोगे पूरा, मतलब आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी। मान लो कैसे, आपने देखा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है आपने x/y मान ली, मतलब न्यूमरेटर कितना x, डिनोमिनेटर कितना y। तो पहले क्या होगा, आपने x में 3 y में 5 ऐड किया तो आपने देखा 2/3। फिर आपने x में से 1 घटाया, y में 3 जोड़ा, फिर आपने देखा कि फ्रैक्शन जो बनेगी वो 2/5। पर आप एक चीज ध्यान देंगे, क्या आप देखेंगे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आप ऑप्शन से जाए ना, आपने देखा 6/7 अगर फ्रैक्शन होती तो 6 में 3 जोड़ दूं, 5 में 7 में 5 जोड़ दूं, तो आपने देखा 9/12, 9/12 क्या होता है 3/4, पर फ्रैक्शन कितनी बनी 2/3, मतलब ये ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा 7 + 3 5 + 5, तो ये हो गया 10/10, 10/10 तो 1 हो गया। तो फ्रैक्शन होने की कितनी चाहिए 2/3। तो आपने देखा 5/7, 5 में 3 जोड़ो, 7 में 5 जोड़ो, तो आप देखोगे 5 3 8 7 5 12, ये हो गया 2/3, ठीक है। और फिर आपने देखा ये 2/3 बन गई। तो अगली चेक करने से बढ़िया आप लास्ट ऑप्शन ही चेक कर लो, 7 + 3 और 6 + 5, तो आपने देखा 10/11, 10/11 कटती नहीं, तो फ्रैक्शन बननी चाहिए 2/3, मतलब ये वाला ऑप्शन ही सही है। आपको दूसरी वैल्यू पे जाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरी आपको स्टेटमेंट पे जाना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन यहीं से सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इतनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसकी सरकमफ्रांस होगी इन दोनों सरकमफ्रांस ऑफ द सर्कल्स के सम के इक्वल होगी। तो आपने देखा कि इस वाले सर्कल की सरकमफ्रांस कितनी होगी 2πr, इस वाले सर्कल की सरकमफ्रांस कितनी होगी 2πr, ठीक है। और इन दोनों का सम जो है, मतलब इन दोनों की सरकमफ्रांस का जो सम है
वो इस वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, इसकी रेडियस बतानी है। तो आपने देखा 2 पाई से 2 पाई गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 33 सेंटीमीटर। 20 और 13 को जोड़ के 33 आ गया। क्वेश्चन में बोला एक्स जो है कोसेक ए प्लस कॉस ए, वाई जो है कोसेक ए माइनस कॉस ए। आपको बोला है 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो आपने देखा कि ऑप्शन जो है ना वो इंडिपेंडेंट है ए से, मतलब ऑप्शन में एंगल ए कहीं भी गिवन नहीं है। तो आप क्या करो, एंगल ए को कुछ मान लो। आपने माना कि ए जो है ना वो 45 डिग्री है, तो आपने देखा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। आपने देखा अगर कोसेक 45 की मैं बात करूँ तो √2 हो जाएगा, और कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये कितना हो गया √2। अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ तो आपने देखा ऊपर हो गया √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 + 1, ये कितना हो गया 3/√2। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक 45 माइनस कॉस 45, तो ये कितना हो गया 2 - 1/√2, ये कितना हो गया 1/√2। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो x प्लस वाई, एक्स कितना 3/√2, वाई कितना 1/√2, फिर x माइनस वाई, तो x कितना 3/√2, वाई कितना 1/√2 सॉरी, और -1। ठीक है, तो आपने देखा कि 2, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 4/√2, तो ये तो गया 2 पे और ये आ गया √2। ठीक है, और सेम इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा है 2/√2 जो होगा √2/2, तो ये हो गया 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर -1। तो आपने देखा 1/2 प्लस 1/2 -1 लिखा है। 1/2 और 1/2 आधा आधा कितना होगा 1 - 1 कितना होगा 0। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी क्या कि अगर मैं x एंगल को 90 डिग्री से छोटा मानूंगा, या फिर मैं एक्यूट एंगल मानूंगा, या फिर ऐसा एंगल मानूंगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा सॉल्व करके जो है 1 से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन गिवन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन, और ये तो स्क्वायर ही, और यहाँ पे प्लस का साइन गिवन है, तो प्लस 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 करते हुए क्या होगा, जो वैल्यू होगी कभी भी 0 नहीं बन सकती। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो तो वैसे ही कट गए ऑप्शन से। फिर आपने एक चीज देखी क्या कि 5π/6, 5π/6 पहली बात तो एंगल कौन सा होता है आपको पता है। 5π/6 जो एंगल होता है वो होता है 5π/6, 5 कितना 180/6 कितना होगा 30, तो ये होगा 150 डिग्री। और 2π/3 कौन सा एंगल होता है, आपने देखा 2π/3 होता है 2 × 180 कितना होगा 360/3 कितना 120 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गए अब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि पहले ये वाला ऑप्शन रख लो। आपने देखा 2 × साइन स्क्वायर 5π/6 प्लस √3 × कॉस 5π/6 प्लस 1 = 0। ठीक है, तो याद रखना हमेशा क्या चीज, आप याद रखना कि साइन 5π/6 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, साइन π/6 के। क्यों, क्योंकि आप तो ये चीज देखना, आप आगे कुछ भी लगाओ। देखो मैं एक बात और बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ क्या, साइन 2π/3 की जो वैल्यू होगी ना, वो आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है π/3, तो साइन π/3 के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है साइन 5π/6, तो π/6 को उठा लो और π/6 के इक्वल हो जाएगी। और ये दोनों वैल्यू इक्वल क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपने देखा cos 5/6, तो आपने देखा π/6 आपने उठा लिया, तो इसकी वैल्यू जो होगी cos π/6 के इक्वल हो जाएगी। पर cos 5/6 पे क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है एंगल का वो सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमेशा नेगेटिव होता है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 5/6 की वैल्यू जो होगी cos 5π/6 की जो वैल्यू होगी -cos π/6 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो आपने देखा कि 2 × साइन π/6, साइन π/6 माने 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, उसके बाद √3 × माइनस, आपने देखा cos π/6 कितना होगा
तो यहाँ से कितना आया 2/4, 1/2 आ गया, -3/2 +1, तो 1/2 -3/2 कितना हो जाएगा -2/2, तो ये हो गया -1, -1 + 1 किसके इक्वल होगा 0 = 0। हैंस प्रूव्ड, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और सेम इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि cos 2π/3 की जो वैल्यू होगी वो cos π/3 की वैल्यू के इक्वल होगी पर नेगेटिव में, क्योंकि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द परसेंटेज increase in a production from the previous year the maximum among the given years। ठीक है, तो मैक्सिमम होनी चाहिए। आपने देखा कि अगर मैं देखूं कि 2011 से 2012 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आपने देखा कितना इंक्रीमेंट हुआ 300 का, किस पे 500 पे, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, आपने देखा 60% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 2011 में 2010 से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 60%। आपने यहाँ से देखा ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 400, किस पे हुआ 800, तो 400/800 × 100 कितना 50% इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हो गया, कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट कितना 400/900 × 100%, इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 44.44% आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर डिक्रीमेंट हुआ है, ये कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पे आपने देखा 1000 से 1500, 1000 से 1500 मतलब इंक्रीमेंट कितना 500 का, किस पे 1000 पे, तो 500/1000 कितना होगा 1/2 × 100 कितना होगा 50%। और यहाँ पे आपने देखा 100/1500, तो 100/15 कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं देखूं तो ये 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है वो 60% हुआ है, मतलब 2011 में 2010 से। इन विच ऑफ, देख लो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको पूछा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ वो किस में हुआ, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से 2011 में, मतलब 2010 के हिसाब से 2011 में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो आपको 2011 ऑप्शन फिल करना है। अगर कभी ऑप्शन में आप देखो 2010 भी है तो कंफ्यूज ना हो जाना, आपको वो वाला ईयर पूछा है जिसमें प्रीवियस ईयर से जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सारे केसेस से मैक्सिमम हुआ है, तो 2011 की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, समझना मेरी बात। क्वेश्चन में बोला इन विच ऑफ द गिवन ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस होटल इज मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो कि 710 से 710, और ये जो आया है वैल्यू वो कितना इंक्रीमेंट हो गया है, आपने देखा 128। पर आपने देखा इसमें जो है ना 140 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 570 जो वैल्यू भी छोटी है किससे 710 से। ठीक है, और 570 अगर वैल्यू छोटी है तो ये वाला जो परसेंटेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। आपने देखा ये, अगर मैं देखूं एक सेकेंड, तो आप देखोगे 130 तो ये भी इंक्रीमेंट दिखा रहा है, पर 440 पे, मतलब ये दोनों वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। चलो, तो आपने देखा 130 × 440/100%, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 29.54%। ठीक है, और ये हो गया 140/570, तो ये वैल्यू कमी होगी। ठीक है, ये होगा 24.56%। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम बताएं, तो आपने देखा 2002 में सबसे ज़्यादा परसेंट इंक्रीज होगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जो कि 2001 के हिसाब से है, तो 2002 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर इन 2018 मतलब ये इन कंपैरिजन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू दैट इन 2015 इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ वर्कर। तो कौन से टाइप, आपने देखा 4 टाइप ऑफ वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने देखा 100 से 200 गए, मतलब 100% का इंक्रीमेंट। अब ये देखो आप, ये आपने देखा कि 50 से 170 हो गए, मतलब 120 का इंक्रीमेंट 50 पे। तो आप देखो कि ये जो वैल्यू आई है ना वो कितनी आई है आपकी, 240% का इंक्रीमेंट आया है। ये 100% से भी कम है, ये है 33.33%। तो आपने देखा ये वाला, मतलब टाइप बी के जो वर्कर है उनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है 2015 से 2018 में। क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में बोला है स्टडी द गिवन पाई चार्ट। ठीक है, और परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहली बात तो ना, आप जब भी आपको पाई चार्ट दिया जाए तो आप देख लिया करो कि किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। कई बार डिग्री वाइज दे देता है, कई बार परसेंटेज वाइज, तो एक बार पढ़ लिया करो। क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ लेक्चरार जो आपके पास है वो 500 है।
आपको बोला रेशो दे दिया मेल और फीमेल लेक्चरर का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, और नंबर ऑफ लेक्चरर जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपको पाई चार्ट से उसने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल लेक्चरर इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। पहली बात तो आपने देखा कि केमिस्ट्री में कितने परसेंट है, 20% है, और मैथमेटिक्स में कितने परसेंट लेक्चरर है, 30%। आपने देखा 20% जो केमिस्ट्री में लेक्चरर है, अगर उसको मेल और फीमेल में डिवाइड कर दूं तो आपने देखा मेल और फीमेल में किस रेशो में डिवाइड हुए, 4:1 में। तो आपने देखा 20% को अगर मैं 4:1 में डिवाइड करूं तो आप देखोगे 16% और 4% वैल्यू आ जाएगी। या फिर 4 और 5 को जोड़ा आपने तो 4 और 1 को जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू 20%, तो 1 की वैल्यू 4%, 4 की वैल्यू कितनी 16%, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। उसके बाद आपने देखा मैथमेटिक्स का परसेंटेज कितना 30%, और मैथमेटिक्स को अगर मैं जो परसेंटेज है 30% जो लेक्चरर है मैथमेटिक्स के, उसको अगर मैं मेल और फीमेल में डिवाइड करूं तो आप बोलोगे सर 7 और 3 10, 10 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9%, और 7 की वैल्यू 21%। तो आपने देखा फीमेल जो है अगर टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर 100% है तो केमिस्ट्री में जो फीमेल लेक्चरर है वो 4% है, और मैथमेटिक्स में जो फीमेल लेक्चरर है वो कितनी है 9%। आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा, मतलब 5% की वैल्यू पूछी है। किस पे, 100% का, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर अगर 100% है तो जो डिफरेंस है फीमेल लेक्चरर का केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में वो 5% है। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर कितने हैं, 500, 500 का 5% निकालना है आपको। ठीक है, मैंने परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि कैलकुलेशन बचाता है हमें। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि 3/2 और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 60, तो 3/2 इंटू 60 कितना 90, और ये कितना होगा 51/4। ठीक है, तो आपने देखा 360 में से 51 गए तो कितना होगा 309/4, तो 309 डिवाइड बाय 309/4, तो 309 इंटू 4/300। क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन मेरा ध्यान से समझ लेना, मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा, सारी जिंदगी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, आज ही वो ट्रिक सीख ले आप। और ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था पर अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया एसएससी ने पूछना, पर CHSL में है, बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला अनिल जो है कुछ आर्टिकल बाय करता है, खरीदता है 6 आर्टिकल 8 रुपए के हिसाब से और बेच देता है उन्हें 10 आर्टिकल 12 रुपए के हिसाब से। पहले तो यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहले लिखना आर्टिकल्स या आइटम, बाद में लिखना पैसे, रुपीस। ठीक है, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस क्या है कि 6 आर्टिकल उसने खरीदे 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है कि 10 आर्टिकल वो बेच रहा है 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर आपको ये ट्रिक याद करनी है तो आपको ट्रिक याद करने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, आपको एक चीज पता करनी है। अगर मैं रटवा दूं आज आपको ये ट्रिक, कैसे रटेंगे हम लोग ध्यान देंगे क्या कि पहले मैं किसी चीज को खरीदूंगा तभी मैं बेच पाऊंगा ना। ठीक है, मतलब पहले मैंने उसका कॉस्ट प्राइस पे किया, फिर मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस आएगा फिर सेलिंग प्राइस आएगा। अगर मेरे पास कोई चीज होगी नहीं, मैं बेचूंगा कहां से, मतलब मैं पहले सेलिंग प्राइस की तो बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई चीज नहीं होगी, मैं बेचूंगा कहां से। पहले मैं चीज को खरीदूंगा, मतलब पहले मैं कॉस्ट प्राइस पे करूंगा, फिर मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा। तो बात करेंगे क्या कि हमेशा पहले कॉस्ट प्राइस आता है फिर सेलिंग प्राइस आता है, पहली चीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पहले लिख दिया, सेलिंग प्राइस बाद में। फिर आपने देखा क्या, आपने देखा आर्टिकल पहले लिखना है और रुपीस बाद में लिखना है। आप ऐसा मत करना कि रुपीस पहले लिख दिया आर्टिकल बाद में लिख दिया, उससे क्या होगा आपका क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आर्टिकल लिखना है, उसके बाद अपने रुपीस लिखना है। मतलब एक आप ये भी चीज देख सकते हैं क्या कि इसको रटने का क्या तरीका, कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भैया ये चीजें मुझे दे दे। ठीक है, तो वो पहले आपको चीज पकड़ाता है, बजाय कि आप फ्रेंचाइजी में जाए। जैसे आप बोलते हैं कि सर मैं तो मैकडोनल्ड में जाता हूँ, मैं तो पिज्जा हट में जाता हूँ, मैं तो डोमिनोज में जाता हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ। कि अगर आप किसी दुकानदार पे जाते हैं, आप उसको बोलते हैं क्या कि 1 किलो चावल पैक कर दे, वो क्या करता है, पहले 1 किलो चावल पैक करता है, फिर वो जो 1 किलो चावल आपको पकड़ाएगा, फिर आपको बोलेगा कि भैया पैसे दे दो। ठीक है, तो ऐसा होगा कि पहले वो आपको सामान पकड़ाएगा, फिर वो आपको बोलेगा पैसे देने को। और मैकडोनल्ड वगैरह में तो अपोजिट होता है कि हाँ कि पहले वो पैसे मांगते हैं फिर वो सामान पकड़ाता है। तो आपने उनका एग्जाम्पल नहीं लेना, अपने एक शॉपकीपर एक दुकानदार का एग्जाम्पल लेना है, क्या कि पहले वो सामान देगा फिर वो पैसे लेगा। तो पहले सामान आ गया, पहले आर्टिकल आ गया, फिर पैसे आ गए, याद रख लेना। ठीक है, तो वो केस ना याद कर लेना कि जब हम छोटे थे
तो पहले दुकानदार पैसे लेता था फिर सामान देता था कि भाई कहीं सामान लेके बच्चे भाग ना जाएं, ऐसा भी होता था ना। ठीक है, तो सबके साथ हुआ ऐसा कि मतलब दुकानदार पहले पैसे लेता था, फिर वो गिनता था एक एक के सिक्के, फिर वो बोलता था कि ये कम है, ज़्यादा है, ये चीज़ नहीं आएगी, ये आएगी। अगर आती थी तो फिर पैसे लेने के बाद देता था। तो बच्चों वाला केस हमें याद नहीं करना, हमें अभी का याद करना है कि जब हम बड़े हो चुके हैं तो दुकानदार पहले सामान पकड़ाता है फिर हमसे पैसे लेता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद हो जाएगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपने 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, 6 को 12 से किया कितना आ गया 72। अब ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आया, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आया, मतलब कॉस्ट प्राइस के सामने जो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस के सामने आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता लग गई, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता लग गई। आपने देखा कॉस्ट प्राइस 80 का, खरीदी चीज 80 में, बेची 72 में, तो नुकसान कितने का कमाया 8 का। तो लॉस परसेंटेज निकाल लो, लॉस हुआ 8 का, निकालते किस में, कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस कितने का हो गया, 10% का। क्वेश्चन बोला है मार्क प्राइस जो है ना आर्टिकल का वो कितना है, 20% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो आपने देखा कि यार अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120। ठीक है, आपने देखा मार्क प्राइस जो है वो 20% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100 जो है वो लेट कर लिया, तो आपने देखा कि मार्क प्राइस कितना हो गया 20% ज्यादा। आपने देखा 100% कॉस्ट प्राइस खुद की वैल्यू होगी, 20% ज्यादा मतलब 120% वैल्यू हो गई कॉस्ट प्राइस की। तो 100 का 120% कितना हो जाएगा 120। फिर आपको बोला है एट व्हाट परसेंट लेस शुड ही सोल्ड, शुड इट बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जो मार्क प्राइस अब आया है तो अब वो उसको कितने रुपए लेस पे बेचे, मतलब कितने रुपए कम पे या कितनी परसेंट कम पे बेचे ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब उसने 100 की चीज खरीदी तो वो यही कहना चाह रहा है कि अब 120 जो है मार्क प्राइस है वो कितने में बेचे ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे बेच दे। मतलब 120 पे कितनी वैल्यू घटानी पड़ेगी उसको ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो 20 वैल्यू घटानी पड़ेगी। किस पे घटानी पड़ रही है 120 पे। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा था सिर्फ कि डिस्काउंट बताओ कि डिस्काउंट कितना, एट व्हाट परसेंट लेस का मतलब ये है कि वो पूछ रहा है डिस्काउंट बताओ कि कितने परसेंट डिस्काउंट पे वो चीज बेचे ताकि उसको प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो। ठीक है, तो प्रॉफिट ना हो लॉस ना हो मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे उसको बेच दे, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगी। सेलिंग प्राइस ये, मार्क प्राइस ये, तो आपके पास डिस्काउंट कितना आ गया 20 का। तो 100/6 कितना होगा 50/3, जिसको मैं बोलूंगा 16 सही 2/3%। ठीक है, और एक चीज और हो सकती थी क्या, आपको पता था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क माइनस डिस्काउंट। तो आपने देखा मार्कअप कितना किया उसने 20%, डिस्काउंट की वैल्यू डी रहने दो, यहाँ पे इतना आ गया, और प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, प्रॉफिट ना लॉस, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। अब यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालोगे तो आपकी 16 सही 2/3% ही आएगी। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है डायामीटर जो है एक व्हील का, एक पहिए का जो डायमीटर है वो कितना है 49 सेंटीमीटर। तो आपने देखा रेडियस कितनी आ जाएगी 49/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बताना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 770 मीटर। ठीक है, उसको 770 मीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने रेवोल्यूशन लगेंगे। पहली बात तो आपको एक चीज पता है कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट यहां से चला और यहीं पे वापस आ गया, तो आप बोलोगे कि एक रिवॉल्यूशन हो गया। आपने देखा कि एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने देखा यहां से चल के यहीं आ गया तो उसने एक सर्कमफ्रेंस को कवर किया। आपको पता है सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है 2πr। तो आपने देखा 2πr की वैल्यू कितनी, इतनी। तो आपने देखा कि ये गया 7 पे, मतलब 154 सेंटीमीटर जो है सर्कमफ्रेंस है। मतलब वो एक रिवॉल्यूशन में 154 सेंटीमीटर चलता है। आपको बताना है कि 770 मीटर वो कितनी रिवॉल्यूशन में कवर कर लेगा। तो आपने देखा एक में अगर वो 154 सेंटीमीटर चलता है तो आपने देखा 770 मीटर उसको कवर करना है। तो आपने देखा कि 770 मीटर को डिवाइड कर दो किससे 154 सेंटीमीटर से, और मीटर को हटा के आप सेंटीमीटर यूनिट लिख लो। तो आपने देख लिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा 500 रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 500 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपने देखा cos x स्क्वायर x की वैल्यू 2, cos sec x की वैल्यू कितनी हो गई √2, x की वैल्यू कितनी होगी 45। ठीक है, तो आप माइनस √2 भी देख सकते थे, पर x की वैल्यू जो है 0 से 90, तो 0 से 90 में जो कोसेक होता है या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने √2 ही लिया।
क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि 10 मैन वर्किंग 5 आवर्स अ डे इतने पैसे कमाते हैं, ठीक है, और 15 मैन 10 आवर्स अ डे काम करके कितनी मनी कमाएंगे, ठीक है। अब लोग सोचते हैं क्या कि सर ने सिखाया था M1D1H1/W1 M2D2H2/W2, तो सर ने ये चीज सिखाई थी। सर ने ये तो सिखाया नहीं था कि अगर वो अर्न भी करना शुरू कर दे तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करेंगे। तो याद रखना ये जो W है इसको हम वर्क भी लिखते हैं और इसको हम वेजेस भी लिखते हैं। मतलब हम इसको वेजेस की तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको वर्क की तरह भी लिख सकते हैं। तो आप एक बात और कह सकते हो कि जितना वर्क करेगा वो, मतलब जितना वर्क करेगा उतने ही उसको वेजेस मिलेंगे। तो आप बोलोगे वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस होगा। तो आपने देखा वर्क की वैल्यू वेजेस के इक्वल हो सकती है, मतलब इसी W को आप वेजेस भी मानोगे, मतलब जितना वो कमा रहा है, ठीक है, जितना वो अर्न कर रहा है। तो आपने देखा M1H1 W1 की वैल्यू कितनी 300, M2H2 W2 वेजेस निकालने, ठीक है। तो आप देखो कि ये हो गया 10 × 5 कितना 50, ये 150, ये गया 3 पे, तो वेजेस कितने हो गए 900। 300 × 3 कितना होगा 900 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन में बोला a + 3b की वैल्यू आपको 12 दी है, ओके, और आपको बोला है ab की जो वैल्यू है वो 9 है, a - 3b की वैल्यू पूछी है आपसे। अच्छा देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूं आपको। देखो a और b का मल्टीप्लिकेशन है कितना 9। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो a की वैल्यू 9 b की वैल्यू 1 हो जाए तब भी 9 हो जाएगा, या फिर 3 × 3 हो जाए, ठीक है ना। और 1 × 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 × 9 अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि 1 + 3 × 9 जो कि 28 वैल्यू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो कि सर हो क्या रहा है यहाँ पे, या तो हम a और b की वैल्यू 3 3 लिख लें। आप रखोगे 3 3 तो आप देखोगे तब भी 12 आ रहा है, और अगर मैं a की वैल्यू 9 रख दूँ, b की वैल्यू 1, तब भी मेरा 12 आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू सही है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो। आपने देखा a की वैल्यू अगर मैं 9 रखूँ, b की वैल्यू 1, तो आप देखोगे 6 आ जाएगा। पर अगर मैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू भी 3 रखूँगा तो क्या होगा कि -6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप a को x मान लो, b को y, 3b को y मान लो, तो आपको मैंने बताया था x + y का होल स्क्वायर -4xy की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x - y के होल स्क्वायर के इक्वल। तो आपने देखा x को मैंने a माना, y को मैंने 3b माना था, तो यहाँ पे a 3b, ठीक है। तो आपने देखा a + 3b का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने देखा 12 × ab कितना 9, तो 12ab 12 × 9 कितना 108, 144 में से 108 गए कितने हो गए 36। तो a - 3b की जो वैल्यू आएगी वो √36, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 6। और यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ±√36 थी, तो +6 भी वैल्यू सही है, -6 भी वैल्यू सही है, तो हमको प्लस ही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। और ऐसे मत डायरेक्ट लिख देना कि यार a + 3b का जो स्क्वायर होगा वो सर बताते थे -4ab करना पड़ेगा। तो भाई ये भी देखना है कि यहाँ पे 3b वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला ABC 3 पॉइंट है, जैसे कि AB = 4, BC = 6 और AC = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है ना नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ABC। देखो सर्कल जो है ना पास तभी कर सकता है जब आप इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। तो जब आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता है हर ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होता है, तो एक सर्कल तो पास कर सकता है अगर मैं ट्रायंगल बना दूं तो। मतलब ABC पॉइंट जो है, अगर मैं ABC को जोड़ के एक ट्रायंगल आपके सामने पेश कर देता हूं, तो आप बोल सकते हो क्या कि हाँ सर एक सर्कल ऐसा होगा जो इनको पास कर जाएगा, मतलब तीनों वर्टिसेस से होता हुआ या फिर तीनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल गुजर सकता है, जिसको हम सर्कम सर्कल बोल सकते हैं। तो एक सर्कल तो पॉसिबल है। तो पहले तो ये चीज देख लो क्या कि क्या ट्रायंगल बनाना भी पॉसिबल है। आपने देखा क्या, आपने देखा एक साइड जो है 4 है, दूसरी साइड 6 है, तीसरी साइड 10 है। आपको मैंने बताया था क्या कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन
थर्ड साइड होती है, ये जो होता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आपने देखा सम ऑफ टू साइड आपने करा, तो क्या 10 से बड़ा होगा 10? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, आपको बोला गया है क्या 10 से बड़ा होगा, ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो ट्राइंगल मैं फॉर्म करने की सोच रहा हूँ एबीसी पॉइंट से, ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि भैया दोनों ट्राइंगल का, दोनों साइड ऑफ ट्राइंगल को अगर मैं जोड़ूं 4 और 6 को जोड़ के, वो कभी भी 10 से बड़ी बन ही नहीं सकती। तो आपने देखा ये 10 के इक्वल ही है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं फुलफिल हो रही तो मैं ट्राइंगल बना ही नहीं सकता। जब मैं ट्राइंगल बना नहीं सकता, आपको पता है बी प्लस सी ग्रेटर देन ए और बी माइनस सी, ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो आपको पता है कि जब मैं ट्राइंगल बना ही नहीं सकता, तो यार सर्कम सर्कल का तो फिर मतलब ही नहीं ना, क्योंकि सर्कम सर्कल जो है वो ट्राइंगल पे बनता है। फिर मैं क्या बोलूंगा कि जब ट्राइंगल ही नहीं बन पा रही तो कोई सर्कल पास करे वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैं एक चीज और देख सकता हूं क्या, कि भाई मैंने क्या किया, ए से लेके बी तक लाइन ड्रॉ करी, कितनी 4 सेंटीमीटर। फिर मैं देखता हूं कि अगर मैं बी से लेके सी तक सेम लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब सेम लाइन आगे खींच दूं, जैसे ए से बी से, तो बी और सी से मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही बना दूं ए और सी, तो आपने देखा बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना 6। आपने देखा ए और सी का डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ए और बी और सी को जोड़ के कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। मतलब आप एक चीज देख सकते हो कि यार ये तो मेरे हिसाब से ना स्ट्रेट लाइन है, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में ऐसी कभी चीज पॉसिबल ही नहीं होती कि एक सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट्स ए बी सी को मतलब ए बी सी से होता हुआ गुजर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि एक सर्कल हम ऐसा बना सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होता हुआ चला जाएगा, तो 0 सर्कल पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन का भी बता दिया, आपको ट्राइंगल का भी बना दिया कि ना तो ट्राइंगल बन पा रही, ट्राइंगल नहीं बन पा रही तो सर्कम सर्कल पॉसिबल नहीं है, सर्कम सर्कल अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई सर्कल नहीं पास करेगा। और स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनती हुई दिख रही है, पर स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट से होके गुजरना तो बड़ा मुश्किल है सर्कल के लिए। ऐसा हो सकता है कि 2 पॉइंट से होता हुआ गुजर जाए, मतलब यहाँ तो ए और सी से, या फिर बी और सी से, या ए और बी से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए बी सी तीनों से ही होता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है ना। प्रिंटेड प्राइस दिया, 3 डिस्काउंट दे दिए, वाह भाई वाह। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, देखो मेरा तो वही तरीका है, क्या पहले तो मैं लिखता हूँ मार्क प्राइस कितना 2000। अब 2000 पे पहला डिस्काउंट कितना दिया 30%, 30% छोड़े मतलब 70% वैल्यू पे बेच रहा है। फिर दूसरा डिस्काउंट, अब ये जो आ गया पहले डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या हुआ 20% और डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80% वैल्यू पे बेच दिया। फिर आपने देखा जो वैल्यू आ गई 2 डिस्काउंट देके उसको 10% और डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90% वैल्यू पे बेच दिया। ये तरीका है, इसके अलावा 4-5 तरीके और हैं। रेशो का तरीका है, ठीक है, देखो कैसे। आपने देखा 30% बने 3/10, 20% बने 1/5 और 10% बने 1/10। तो आपने देखा 10 जो है मार्क प्राइस, 3 का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना 7, 5 जो है मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट दे दिया सेलिंग प्राइस कितना 4, 10 और 9। तो आपने देखा कि यहाँ भी 5-5, ठीक है। तो आपने देखा 5-5 25 और 125 और रेशो कितना आ गया 63। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है 125 रेशो 63। 125 की वैल्यू आपको कितनी दे दी 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपके पास आएगी 125 का 8 गुना, यहाँ पे आ जाएगा 16 गुना। तो 63 की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि सेलिंग प्राइस आपको पूछा है। तो 63 × 16, 16 48 और 14 जो 96, तो 1008 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशो का तरीका है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो तीनों डिस्काउंट का, 30 और 20 से जो सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा 44%। फिर 44% और 10% का निकालोगे तो आप देखोगे कि 44 में 10 जोड़ा 54 में से 4.4 आप माइनस करोगे तो 49.6% डिस्काउंट आ जाएगा। फिर 2000 का 49.6% डिस्काउंट देके जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी 55.4% वैल्यू निकालोगे 2000 कि तब भी 1008 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे, आपने देखा कि ये 2 0 से 2 0 गई, फिर आपने देखा ये 2 0 से ये 2 0 गई, फिर आपने ठीक है 9 8 72, 7 दूनी 14, तो 72 को जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे तब भी 1008 आ रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई लोग करने के। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, अच्छा द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो जोड़ है 4 साल और 8 साल के लिए किसी प्रिंसिपल पे 8% के हिसाब से। तो आपने देखा प्रिंसिपल रेट टाइम कितना इतना, तो ये आ गया 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये इन दोनों के जोड़ दिया आपको कितना 96।
96 नहीं, 960, 960। तो आपने देखा कि 100 तो आपने देखा ये कितना हो गया 32p, और ये हो गया 64p बाई 100। तो आपने देखा 96p, तो 96 गया, p की वैल्यू जो है वो आपके पास 1000 आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला मोहन ने 3 इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल की कितने की स्पीड पे, 12, 18, 24। जब भी मैंने आपको बोला था क्या कि आपको 2 स्पीड गिवन है या 2 से ज्यादा स्पीड गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 12, 18, 24। तो आपने देखा 2 या 2 से ज्यादा स्पीड है तो मैंने ऐसे लिख लिया, स्पीड मुझे गिवन है तो इन तीनों का एलसीएम जो है मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपने देखा 12, 18 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, आप देखते हो कि 12, 18, 24 का जो एलसीएम आ सकता है वो कितना आएगा 72। तो आपने देखा 12, ये आ गया डिस्टेंस, ये स्पीड है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 72/12 कितना होगा 6, 72/18 4, 72/24 कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 12 पे जब ट्रेवल कर रहा था टाइम लगा 6, 18 पे जब ट्रेवल कर रहा था टाइम लगा 4, और 24 पे जब ट्रेवल कर रहा था टाइम लगा 3। ये सब मेरे हिसाब से है, ठीक है, ये सब मेरे हिसाब से है। तो मेरे हिसाब से टोटल टाइम उसको कितना लगा 13। क्वेश्चन में बोला है कि वास्तव में उसको टोटल टाइम कितना लगा 13 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डिस्टेंस कितना आ गया, तो आपने देखा इक्वल डिस्टेंसेस की जो वैल्यू है, मतलब जो डिस्टेंस मोहन ने ट्रेवल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों बार उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी वैल्यू आ गई 72 की वैल्यू कितनी आ गई 72। आपको बोला कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो आपने देखा 72 किलोमीटर जो है वो इसने 3 बार ट्रेवल किया, एक बार 12 की स्पीड पे, एक बार 18 की, एक बार 24 की। तो आपने देखा 72 दिया कितना हो गया 216 किलोमीटर, मतलब उसने 216 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 26 आर बोल देता ना कि टोटल टाइम जो है 26 आर उसने लिया, तो आप बोलते हैं क्या कि मेरे हिसाब से 13, क्वेश्चन में दिया 26, 1 की वैल्यू 2, 72 की वैल्यू 144, 144 इंटू 3 आपका आंसर हो जाता जो कि 432 होता। ठीक है ना। अब ये आपने देखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होता है, किस चीज का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी। तो साइन 60 माइनस 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई। ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना, बहुत कराया मैंने, हद कराया है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि यार 72a² लिखा है, ठीक है जी, और फिर नीचे लिखा है a⁴ प्लस 2 प्लस 8a²। ठीक है, तो यार 72a² और मुझे गिवन क्या है a² प्लस 2/a² की वैल्यू मुझे गिवन है। ठीक है, तो मैंने देखा ऊपर जो है ना खाली a² है, मतलब ऊपर जो है a² की बात हो रही है, ना तो a की बात हो रही, ना a⁴ की बात हो रही, किसी की नहीं बात हो रही, सिर्फ बात हो रही है a² की। क्यों ना मैं डिवाइड कर दूं, मैंने न्यूमरेटर को भी a² से डिवाइड किया, मैंने डिनोमिनेटर को भी a² से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे बनता हुआ दिख रहा था, यही टर्म मुझे डिनोमिनेटर में बनती हुई दिख रही थी। अगर मैं a² से डिवाइड करूं तो आपने देखा a² प्लस 2/a² प्लस 8, तो आपने देखा 72, और इसकी वैल्यू कितनी है, आपने देखा a² प्लस 2/a² की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 8 कितना 24, तो 72/24 जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ जो होगा L पे होगा। ठीक है ना, आपको बोला है XY की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, आपको XL की लेंथ बतानी है। ठीक है, पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, क्या जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब मान लो मैं यहां पे बोलता हूं कि XA, जो भी ये XA होगा यही मीडियन होगा, यही अल्टीट्यूड होगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XZ, यही एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल X का, यही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जो भी चीज हो सकती है, मतलब यही हाइट होगी, अल्टीट्यूड मतलब, तो ये सारी चीजें ना ये XA ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो ये जो XA है यही हाइट होगी आपकी, यही मीडियन होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, यही परपेंडिकुलर, मतलब जो ये सारी की सारी लेंथ है वो सेम लेंथ में बनेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि यार ये जो हाइट आएगी
मतलब एक्सए की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो लेंथ जो होता है या हाइट जो होती है, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो उसकी हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2 ए की वैल्यू कितनी है आपने देखा, ए जो होता है वो साइड होती है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो आपने देखा एक्सए की वैल्यू जो है वो 6√3 सेंटीमीटर आ गई। मतलब एक्सए जो है, जो हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो कितनी आ गई 6√3। मतलब जो मीडियन आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एल जो है सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देती है। तो आपने देखा 2 और 1, तो आपने देखा एक्सए जो होगा वो एक्सएल और एलए से जुड़ के बनेगा। तो एक्सएल का रेशो कितना 2, एलए का कितना 1, तो 2 और 1 को जोड़ के कितना आ गया 3। और एक्सए की वैल्यू कितनी है 6√3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2√3। तो आपको बतानी है एक्सएल की लेंथ मतलब 2 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 4√3। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका आपको क्या करना है, ए की जगह 7, ए की जगह 3 पुट करना है, बी की जगह 4, ए की जगह 3, बी की जगह 4। तो आपने देखा 21 में से 16 गए 5, और 24 में आपने 16 ऐड किया तो 40, 5/40 1/8। क्वेश्चन में बोला है LMN एक ट्राइंगल है, ठीक है, और MN को प्रोड्यूस किया गया x तक। तो आपको बोला LLX जो एंगल है वो 117 डिग्री है। आपको बोला एंगल M जो है वो आधा एंगल L के, तो आपने मान लिया क्या एंगल x जो है वो कितना है 2x लेट कर लिया, तो एंगल M जो होगा आधा होगा 2x का कितना x। तो आपने देखा सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो 2x प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई 117, 3x की वैल्यू 117 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 39 डिग्री। आपको बोला एंगल L बताओ, एंगल L को हमने 2x माना था, x की वैल्यू 39, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 78 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि ऑप्शन जो है उसमें थीटा अवेलेबल ही नहीं है कहीं, तो आप थीटा का कुछ मान लो। आपने थीटा माना 45 डिग्री, तो आपने देखा कि थीटा जब आपने 45 माना तो 2b कोसेक 45 और सेक 45 तो आपस में इक्वल ही होंगे, तो ये तो कट गए। तो a की वैल्यू जो है वो पहली बात तो 3b आ गई। उसके बाद आपने यहाँ भी 45 माना, तो 45 जो होगा सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √3, b कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, सॉरी √3 नहीं √2 होती है। तो आपने देखा 3a इंटू √2 माइनस b इंटू √2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपने देखा a की जो वैल्यू है वो 3b के इक्वल है, तो आपने देखा a जो है वो 3b के इक्वल है, तो 9b √2 माइनस b √2 8 हो गया। तो ये कितना हो गया 8b √2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, b की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/√2, ठीक है। तो 9b स्क्वायर, b कितना है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस a कितना है 3/√2 का स्क्वायर। तो आपने देखा 9/2, और यहाँ पे कितना आ रहा है 9/2, तो 9/2 प्लस 9/2 कितना होगा 18/2, जिसको मैं कितना बोलूँगा 9। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n होती है, जो कि n जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n अगर आपको दिया है और आपको बोला है कि जो n ये पावर है ना, जो पावर n है वो पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका जो फैक्टर होगा ना, इसका जो फैक्टर होगा a की पावर n प्लस b की पावर n का, ये a प्लस b तो होगा, मतलब 29 की पावर 41, 37 की पावर 41। आपने देखा कि पावर जो है ऑड है। अब इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 29 प्लस 37, इसका फैक्टर होगा ही होगा। तो 29 प्लस 37 कितना होगा 66। अब बोला गया है क्या कि 66 जो कि एक फैक्टर है, मतलब इसका जो फैक्टर है वो 66 तो है ही है, तो बोला गया कि इस टर्म को 33 से डिवाइड किया गया। अब आपको पता है इसका फैक्टर 66 है, एग्जैक्टली काट देगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। आपको पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर मैंने एक साइड ए मान ली तो चारों साइड कितनी होगी ए हो जाएगी। आपको बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, तो आपने देखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, चारों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 900।
और 4a² अगर 900 हो गया तो a² कितना होगा 900/4 जो कि कितना होगा 225। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √225, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ 15। तो रोम्बस की जो साइड हो गई वो कितनी हो गई 15 मीटर हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पहली बात तो ये चीज पता है क्या कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² का जो दो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं x² प्लस y² प्लस xy और x² प्लस y² माइनस xy। आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। हम बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं क्या कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² के जो दो फैक्टर होते हैं, मतलब जिन दो का मल्टीप्लीकेशन से x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² बनता है, वो क्या होते हैं x² प्लस y² प्लस xy और x² प्लस y² माइनस xy। अब मैं बात करूं क्या कि अगर मैं x को मान लूं कि वो 3r है, y को अगर मैं 1 मान लूं, नहीं सॉरी, x को मैं मान लूं 3r और y को अगर मैं 1 मान लूं, तो आप देखो कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 9r² प्लस 81r⁴, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो कि अगर x 3r है y 1 है, तो इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है आपका, आपने देखा x⁴ 3r मतलब x की वैल्यू 3r का स्क्वायर अगर मैं करूँगा 9r², y का स्क्वायर 1 और 3r इंटू 1 कितना हो जाएगा 3r। तो आपने देखा कि 1 प्लस 9r² प्लस 81r⁴ के जो दो फैक्टर बनने वाले हैं वो कौन कौन से दो फैक्टर हैं, एक तो 9r² प्लस 1 प्लस 3r और एक 9r² प्लस 1 माइनस 3r। तो आपने देखा इसकी वैल्यू जो है 256 आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको 32 गिवन है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो 9r² प्लस 1 माइनस 3r की जो वैल्यू होगी वो 256/32, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 8 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हाट शुड हैव बीन द ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट माने जो हमें कुल प्राप्तियां हुई हैं, देखो सकल प्राप्तियां बोलते हैं, प्राप्तियां मतलब जो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रॉफिट जो है वो 20% होना चाहिए। तो आपने देखा 1995 से 1996 की बात हो रही है, आपने देखा कि इसमें बोला गया कि मेरे पास 6100 आया, 6100 आया और उसमें से 5500 जो है वो एक्सपेंडिचर हो चुका है, ठीक है, मतलब खर्च हो चुका है, खर्चा आ चुका है, कुल व्यय आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या कि टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम है, हमें प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो ग्रॉस रिसिप्ट हमारे पास कितनी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि 5500 तो हमारा एक्सपेंडिचर, ये तो खर्च ही हो जाना है। तो इससे 20% वैल्यू ज़्यादा आपको बतानी है कि 20% वैल्यू ज़्यादा होके कितनी बन जाएगी। तो आपने देखा कि 5500 की खुद की वैल्यू 100%, 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसका 20% ज़्यादा हो जाएगा 6600। अब ये जो है आपके पास ग्रॉस रिसिप्ट आ चुका है, तो आप देख सकते हो क्या कि ग्रॉस रिसिप्ट 6600, इसमें से 5500 खर्च हो गया, तो आपने देखा 1100 रुपये आपके पास बचा और यही प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जो है आपका 20% है। अगर आप 5500 का 20% निकाल दो तो आप देखोगे 1100 आएगा, वही हमारा प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपको 1997 और 1998 में बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड। तो आपने देखा कि 8200 रुपये ग्रॉस रिसिप्ट हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया 7700 रुपये, तो बचा कितना या फिर प्रॉफिट कितना हुआ 500 का। निकालेंगे किस पे, आपने देखा प्रॉफिट जो है हम लोग निकालेंगे किस पे, वेट सेकेंड, प्रॉफिट जो है वो किस पे निकलने वाला है, प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट में निकलेगा, ठीक है। जो हमारे पास टोटल आया उसी पे प्रॉफिट आपका निकलने वाला है। तो आपने देखा 500 को अगर मैं 82 से डिवाइड कर दूं तो आप देखोगे 410, तो ये आ गया 5, 492 हो सकता है, ठीक है ना, तो 6 आ सकता है, ठीक है 492। तो आपने देखा 8, 6.0 और 9 हो जाएगा, 9 जो वैल्यू आएगी 6.09%, जो कि 6.1% ही होता है, ठीक है। तो 6.1% जो है आपका आ जाएगा।
ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ग्रॉस रिसिप्ट मतलब जो टोटल आया आपके पास वो कितना आया 8200, जिसमें से उसने 7700 खर्च कर दिया, मतलब 7700 खर्च हो गया, तो बचा कितना, जो बचा वो प्रॉफिट 500 बचा, किस पे 8200 पे। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट ये वाला है 1996 और 1997 में एज कंपेयर टू 1994 और 1995 में। आपने देखा 1994 1995 में ग्रॉस रिसिप्ट कितना था 5000, 1996 97 में कितना हो गया 7200, तो कितने का इंक्रीमेंट आया आपने देखा 2200 का इंक्रीमेंट आया, किस पे 5000 पे। तो परसेंटेज निकाल लो 44%। लास्ट क्वेश्चन बोला था टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, एक्सपेंडिचर पूछा आपकी बार ऑफ अ कंपनी 1998-99 जो कि 8500 है, एक्सीड्स दैट इन, एक मिनट, रुपीज इन फॉरेस्ट, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन 1998 टू 1999 एक्सीड्स दैट इन, दैट मतलब एक्सपेंडिचर ही इन 1994 और 1995। तो आपने देखा कितना एक्सीड कर गया, 8500 में से अगर मैं 4800 घटाऊं तो आप देखोगे 3700 वैल्यू आएगी, मतलब 3700 करोड़ जो है वो एक्सीड हो गया एक्सपेंडिचर 1998 और 1999 का, किससे 1994 और 1995 से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहा हो उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी आपके द्वारा। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज, फॉलो कर लेना, और कमेंट सेक्शन में HW वाले क्वेश्चन जो है उनका आंसर मेंशन करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।